विशाल समृद्ध राज्य का राजा था। वह शक्तिशाली, न्यायप्रिय और समझदार माना जाता था। वह अपने महल में रहने वाली एक विशेष ऊँटनी की असाधारण सेवा करता था। राजा न सिर्फ उस ऊँटनी को अच्छे से भोजन देता बल्कि उसका सारा ख्याल भी खुद रखता। यहाँ तक कि महल के किसी भी सेवक को उसके पास फटकने तक नहीं देता था। एक दिन एक नया दरबारी राजा के दरबार में नियुक्त हुआ। वह दूर नगर से यहाँ नौकरी की तलाश में आया था। राजा की ऊँटनी के प्रति यह अगाध स्नेह उसे बहुत अजीब लगता। उसके मन में बार बार सवाल उठते कि आखिर एक ऊँटनी में ऐसी क्या खास बात है कि राजा उसे इस तरह प्रेम करता है। लेकिन सोचकर वह चुप रह जाता। कुछ समय बाद महल में एक सनसनीखेज खबर फैली कि उस ऊँटनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि राजा इस बच्ची को अपनी पत्नी कहने लगा। उसने ऐलान किया कि जब यह कन्या 16 वर्ष की हो जाएगी तब उसके साथ विवाह करेगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा से उसका कारण भी पूछ सके। उधर उस दरबारी का मन इस रहस्य को लेकर बेचैन हो उठा। उसने देखा कि जिस ऊँटनी से बच्ची जन्मी थी, राजा ने उसके पैदा होते ही अपनी कटार निकालकर ऊँटनी के सीने में घुसेड़ दी। ऊँटनी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। यह दृश्य देखकर दरबारी अंदर से हिल गया। जिस जानवर की इतनी सेवा की, जिसे इतना प्यार किया, उसी को जन्म के बाद मार दिया। आखिर क्यों? समय बीतता गया। कन्या अब सेविका की देखरेख में बड़ी होने लगी। उसकी 16वीं जन्मदिन पर एक सेविका ने राजा को सूचना दी कि महाराज, रानी अब 16 वर्ष की हो गई है। राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई और उसी कन्या के साथ विवाह कर लिया। वह दरबारी जो नगर में नया नया आया था, अब राज्य का पुराना हिस्सा बन चुका था। पूरे 16-17 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसके मन में राजा और उस रहस्यमयी ऊँटनी को लेकर उठे सवाल आज भी अनुत्तरित थे। जब जब उसने नगरवासियों से इस विषय में कुछ जानने की कोशिश की, हर कोई अपना चेहरा फेर लेता तो कोई अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का संकेत देता। नगरवासियों की इस रहस्यमय चुप्पी ने दरबारी की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। इसी बीच महल से एक और चौंकाने वाली खबर मिली कि राजा की पत्नी गर्भवती थी। जब रात का सन्नाटा गहराया, महल की दीप शिखाएं मंद होने लगी और समय जैसे ठहर सा गया था, तभी रानी को प्रसव पीड़ा हुई। दरबारी को राजा और रानी के कक्ष के बाहर एक ओट मिले। वहीं से छिपकर पर्दे की आड़ से भीतर झांकने लगा और फिर एक कातर चीख पूरे महल को कपा गई। यह राजा की थी, इतनी भयावह कि दरबारी सहम कर आगे बढ़ गया। उसने धीरे से पर्दे को थोड़ा हटाया और जो देखा तो वह उसकी कल्पना से भी परे था। ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उस बच्चे का शरीर आधा मनुष्य और आधा किसी जानवर का था, मानो जैसे किसी अज्ञात प्राणी की संतान। राजा की आंखों में प्रेम नहीं, घृणा और भय था। उसने एक पल उस विचित्र कन्या को देखा और अगले ही क्षण अपनी कटार निकाली और बिना झिझके उस बच्चे के सीने में घुसेड़ दी। दरबारी स्तब्ध रह गया। यह वही राजा है, वह मन ही मन सोचने लगा, जो दिन में धर्म, दान और न्याय की बातें करता है, जो जनता के लिए आदर्श है, लेकिन रात के अंधेरे में वह मासूम जीवन का संहारक बन जाता है। क्यों? उसका हृदय थरथरा उठा। वह चुपचाप वापस अपने कक्ष की ओर लौट आया। एक रात जब महल सो रहा था और रानी का कक्ष शांत था, दरबारी दबे पांव उसके पास पहुंचा। रानी अकेली बैठी थी, आंखें सूजी हुई, होठ कांपते हुए और मन भारी। दरबारी को देखकर वह चौंक गई। यह पहला पुरुष था जिसे उसने राजा के बाद इतने समीप से देखा था। कोई जवान, सौम्य और करुणा से भरा चेहरा। रानी की आंखों में विस्मय भर गया और उसके होठों से धीरे से फिसल पड़ा, कोई पुरुष इतना सुंदर भी हो सकता है। दरबारी भी ठहर गया। उसे रानी को देखकर झटका लगा कि कल तक जो किशोरी सी लगती थी, अब वह 26-27 वर्ष की स्त्री लग रही थी। और सबसे विचित्र बात यह थी कि यह परिवर्तन मात्र 1 वर्ष में हुआ था। उसकी आंखों में पीड़ा थी और सौंदर्य अब करुणा से भरा हुआ था। वह पास बैठा, रानी के आंसू पोंछे और उसे दिलासा देने लगा। रानी का मन धीरे धीरे हल्का होने लगा। अगले कुछ दिनों तक वह चोरी छिपे उससे मिलती रही, 7 दिन तक, जब राजा अनुपस्थित था। पर 7वें दिन राजा लौट आया। कुछ महीने बीते और रानी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया, अत्यंत सुंदर, पर आधी स्त्री और आधी किसी पुरुष जैसी आकृति वाली।
राजा ने पुनः अपनी कटार निकाली और उसे निर्दयता से उस नवजात की हत्या कर दी। रानी फिर अकेली रह गई और फिर से दरबारी उसके पास गया, लेकिन जब उसने रानी को देखा तो वह फिर स्तब्ध रह गया। अब वह 37-38 वर्ष की स्त्री लग रही थी। उसका चेहरा पहले से अधिक थका हुआ, लेकिन अधिक गंभीर और अनुभवी था। अब वह दरबारी की ओर न केवल आकर्षित थी, बल्कि उससे संपूर्ण प्रेम और अपनापन दिखता था। वह स्नेह जो राजा से उसे कभी नहीं मिला, अब उसके बीच एक रिश्ता पनप चुका था। वह उसके पास आती, उसकी बाहों में विश्राम करती। वे 7 रातें जैसे प्रेम का एक अलग ही संसार बन गई थी। लेकिन नियति तो स्थिर नहीं थी। 7वें दिन राजा फिर लौट आया। दरबारी लौट गया, लेकिन इस बार भी उसने दूरी से रानी के कक्ष की ओर झांकना नहीं छोड़ा। कुछ समय बीता और तीसरी बार रानी फिर गर्भवती हुई। इस बार जब उसने संतान को जन्म दिया तो वह एक सुंदर और पूर्ण मानव पुत्र था। राजा प्रसन्नता से झूम उठा। पहली बार उसने एक बालक को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। उसने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई, उत्सव मनाया और पहली बार रानी को भी दरबार में प्रस्तुत किया। राजमहल के प्रांगण में उस दिन एक भव्य अग्नि कुंड बनाया गया था। आकाश में शंख की गूंज और मंत्रों की लहर दौड़ रही थी। दरबार के सारे लोग एकत्रित थे। राजा सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठा था और रानी वह उस अग्नि कुंड की ओर बढ़ रही थी। वह शांत निश्चल, लेकिन सीढ़ियां उतरते समय उसने एक बार मुड़कर राजा को प्रणाम किया, फिर दरबारी की तरफ देखा। उन आंखों में प्रेम था, लेकिन एक अलविदा भी, और अगले ही पल वह सीधे अग्नि कुंड में कूद गई। सारा दरबार सन्न रह गया। कुछ ही क्षणों में धुआं आकाश में उड़ गया और महल की हवा थम सी गई। राजा ने अपने सिंहासन से उठते हुए घोषणा की कि रानी ने अपना कार्य पूर्ण किया। वर्षों से यह राज्य समृद्ध है, परंतु किसी न किसी त्याग की आवश्यकता होती है। आज रानी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस राज्य को फिर से सुरक्षित किया है। सारे दरबारी, प्रजा और पुरोहित हाथ जोड़कर रानी को प्रणाम करने लगे, परंतु एक चेहरा था जो नतमस्तक नहीं था, बल्कि भीतर से कांप रहा था। दरबारी वह चुप खड़ा था। उसकी आंखें उस अग्नि से कहीं अधिक अंदर जलती हुई पीड़ा से भरी हुई थी। उसी क्षण राजा ने एक और घोषणा की कि खुशहाली केवल स्त्रियों के बलिदान से नहीं टिकती। अब राज्य को एक पुरुष का भी बलिदान चाहिए, कोई एक जो इस अग्नि में अपने प्राण समर्पित करे, ताकि यह राज्य सदा स्थिर रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। आगे कोई नहीं आया। राजा ने गहरी दृष्टि से सभा को देखा और फिर अपनी उंगली दरबारी की तरफ उठाई। मैं चिंता हूँ तुम्हें, राजा ने बोला, तुम इस अग्नि के योग्य हो। दरबारी आश्चर्यचकित रह गया और बोला, मैं? क्यों महाराज, मैंने तो। लेकिन आगे कुछ बोल पाता उससे पहले राजा उसके पास आया, उसके हाथ पकड़कर उसे मंच तक ले आया। पवित्र जल से उसे स्नान कराया गया, तिलक किया गया, उस आरती उतारी गई, माला पहनाई गई, जैसे कोई पूजनीय यज्ञ का भागीदार बन रहा हो। पर यह यज्ञ उसके जीवन का अंत था। दरबारी कांपते स्वर में बोला, महाराज, मैं बलिदान नहीं देना चाहता। राजा की मुस्कान गहरी हो गई। मुझे सब पता है। तुमने रानी से चोरी छिपे मिलने की जुर्रत की। मैं जानता हूँ, जो पुत्र आज मेरा कहलाता है वह मेरा नहीं है, तुम्हारा है। और यही नहीं, तुम इस महल के उन रहस्यों तक पहुँच चुके हो जिन्हें जानने के बाद कोई जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा, ताकि ये राज यहीं अग्नि में दफन हो जाए। राजा ने उसकी ओर झुकते हुए धीरे से कहा, क्योंकि इस महल में राज को जानने की कीमत जीवन है। और उसने दरबारी को धक्का दे दिया सीधे अग्नि की ओर। धधकती लपटों में एक और कहानी जलकर राख हो गई। अग्नि कुंड की आग बुझने लगी और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उस अग्नि में कुछ रह गया था, कुछ ऐसा जो अभी भी जिंदा था। दरबारी की आंखों में देखा गया प्रश्न और रानी की कोख से जन्मा वह पुत्र। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ? क्या महल के उन बंद दरवाजों के पीछे अब भी कुछ सांसें चल रही है? कौन थी वो ऊँटनी और क्यों उसने जन्म दिया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग भी लेकर आ रहा हूँ, तो कृपया मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके एक एक शब्द मेरी अगली रचना की प्रेरणा होंगे।